नमस्कार, आपके साथ में हूं गौरव अग्रवाल। फुल एंड फाइनल में सबसे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर, तेल अवीव का बदलाव, हूती पर अमेरिकी अटैक। यमन में अमेरिकी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है, यह हमारी दूसरी खबर है। क्या ये अमेरिका इजरायल की हूती के खिलाफ फुल स्केल का वॉर का ऐलान है? ये हमारे एक्सपर्ट से हम पूछेंगे। तीसरी बड़ी खबर यहां पर, दूसरी बड़ी खबर, रूस पर फिर यूक्रेन का बड़ा हमला, बदले को तैयार पुतिन। लगातार तीसरे दिन यूक्रेन ने रूस पर हमला कर पुतिन को चुनौती दी है। अचानक यूक्रेनी हमले तेज क्यों हो गए हैं, ये पूरी डिटेल आपके सामने होगी। तीसरी बड़ी खबर है, उत्तरी सीरिया में तुर्की के टैंकों की एंट्री। क्या सीरिया पर ग्राउंड अटैक करने वाला है तुर्की? उत्तरी सीरिया में तुर्की के मूवमेंट का मतलब क्या है, ये आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर है, ताइवान पर हमले के लिए चीन की बड़ी तैयारी। ताइवान बॉर्डर पर चीनी सेना का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। चौंकाने वाली रिपोर्ट आगे हम आपको देंगे। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरें देखिए आपके सामने। यहां पर हूती पर यूएस और इजरायल का अटैक, हूती पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है, रूस पर यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया है। सीरिया में तुर्की के टैंकों की एंट्री हो चुकी है। और ताइवान पर क्या हमला करेगा चीन? ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें जिन पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ इस पर एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर देखिए। सीरिया में असद फोर्स की वापसी, बहुत बड़ी खबर है। दमिश्क के तलफिदा में सीरियाई अरब सेना का हमला, विद्रोही गुट तहरीर अल शाम पर घात लगाकर हमला किया है। असद फोर्स के हमले में विद्रोही गुट को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, ये असद गुट की फोर्स है जिसने विद्रोही गुटों पर हमला किया है और घात लगाकर हमला किया है। विद्रोही गुटों को भारी नुकसान हुआ है। बड़ी खबर यह है कि असद फोर्स की फिर से एंट्री हो गई है सीरिया में, और ये एक नए जंग का आगाज लगता है। और फ्रांस में भिड़े कुर्द और तुर्की समर्थक, ये बड़ी खबर है। एयरपोर्ट पर तुर्किश ग्रुप पर हमला, कुर्द नागरिकों पर हमले का आरोप है। तो फ्रांस में कुर्द और तुर्की समर्थक आपस में भिड़ गए। देखिए कैसे अफरा तफरी मच गई एयरपोर्ट पर। कुर्द नागरिकों पर हमले का आरोप है। एयरपोर्ट पर तुर्किश ग्रुप पर हमला किया गया। दो खबरें और दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ असद गुट की फोर्स का यहां पर हमला विद्रोही गुटों पर, विद्रोहियों को भारी नुकसान सीरिया में। दूसरी तरफ इसी से जुड़ी खबर है, लेकिन दूर के देश की है। फ्रांस में एयरपोर्ट पर तुर्की का एक ग्रुप और कुर्द फोर्स का एक ग्रुप आपस में उलझ गया। कुर्दिश लोगों पर तुर्की के लोगों के पर हमले का आरोप है। और रूस के कजान से बड़ी खबर है, फिर वहां पर यूक्रेन ने हमला किया है। लगातार दूसरे दिन यूक्रेन ने कजान पर अटैक किया है। कजान में पावर सप्लाई यूनिट पर हमला किया गया है। ये देखिए, ये रूस का कजान है जहां पर आपने 9/11 जैसा अटैक देखा था। ड्रोन जाके बिल्डिंग्स में भिड़ रहे थे, बिल्कुल 9/11 जैसी याद दिला दी थी इन अटैक्स ने। अब वहीं पर एक और हमला पावर सप्लाई यूनिट पर यूक्रेन ने किया है। और रूस में आगजनी से हड़कंप मच गया है। सेंट पीटर्सबर्ग के एटीएम में आग लगाई गई। अभी आग की भी बहुत मिस्ट्री हो गई है रूस में इस वक्त। आग लगाने से पहले हमलावर महिला ने तस्वीर खींची। देखिए कैसे एक एटीएम में आग लगाती दिखी महिला। आग लगते ही एटीएम में धमाका हुआ और वो महिला भी उस आग की चपेट में आ गई। लेकिन रूस में आजकल इस आग का बहुत ज्यादा तांडव देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोग आग लगा रहे हैं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में, एटीएम में। लेकिन इस खबर की हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीर बहुत चौंकाने वाली है। रूस में आगजनी से हड़कंप मचा हुआ है। एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम हो गया। रूसी सैनिक ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन। AK-12 असॉल्ट राइफल से ड्रोन पर हमला किया और उस ड्रोन को एक रूसी सैनिक ने मार गिराया।
जिसको रूसी सैनिक ने अपनी बंदूक से मार गिराया। और डोनेट्स्क में यूक्रेनी पोस्ट पर गोरिल्ला अटैक, बड़ी खबर है। रूसी सेना ने यूक्रेनी पोस्ट पर हमला किया। आमने सामने की जंग में ताबड़तोड़ फायरिंग। दो तस्वीरें, दो बड़ी खबरें। देखिए कैसे कुर्स्क में एक यूक्रेनी ड्रोन हमले को रूसी सैनिक ने अपनी राइफल से नाकाम कर दिया और उस ड्रोन को मार गिराया। और दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेनी पोस्ट पर हमला किया और आमने सामने की जंग में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ये दोनों आप देख सकते हैं। और ताइवान की संसद में भारी हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों में हाथापाई हुई है। प्रस्तावित विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष वहां आमने सामने आ गए। विधेयक से कोर्ट की शक्तियां कम करने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक की कॉपी लेकर भागा एक विपक्षी सदस्य। तो ताइवान की संसद में कैसे हंगामा हो रहा है आप देखिए। इस विधेयक में कोर्ट की शक्तियां कम करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने ताइवान की संसद में हंगामा कर दिया। इनफैक्ट एक विपक्षी सांसद तो वहां उस विधेयक की कॉपी लेकर भाग गया। और देखिए अमेरिका के 5 राज्यों में आसमानी गोले से हड़कंप बढ़ गया। आसमान से गिरता नजर आया जलता उल्का पिंड। लोगों ने कैमरे में इसको कैद किया है। यह आसमानी नजारा कैमरे में कैद हो गया। अरकानसस, टेनेसी, मिसौरी और लुइसियाना में ये देखी गई है खगोलीय घटना। तो अमेरिका के 5 राज्यों में कैसे देखिए आसमान से एक उल्का पिंड जमीन पर गिरता नजर आया, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये हमने जो आपको बड़ी खबरें दिखाई हैं, एक बार फिर से जल्दी से इनका रिकैप आपको बिग वॉल पर देते हैं। 8 बड़ी खबरें आप देखिए। कैसे सीरिया में असद फोर्स की वापसी हुई है। फ्रांस में कुर्द और तुर्की समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। कैसे लगातार दूसरे दिन कजान पर यूक्रेन ने अटैक किया। सेंट पीटर्सबर्ग के एटीएम में एक रूसी महिला आग लगाते हुए दिख रही है। ये सब आपको दिखाएंगे। एक 12 असॉल्ट राइफल से ड्रोन मार गिराया एक रूसी सैनिक ने, यह बड़ी खबर है। यूक्रेनी पोस्ट पर गोरिल्ला अटैक किया है रूस ने, यह बड़ी खबर है। आप देखिए ताइवान की संसद में हंगामे की अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई। और इसके अलावा आसमान से गिरता नजर आया जलता उल्का पिंड। अमेरिका में 5 राज्यों में गिरता नजर आया। लेकिन हमारे साथ कौन है इसमें बात करने के लिए? मेजर जनरल के सिन्हा एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर स्वागत है आपका। कोमोडोर जी.जे. सिंह है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आपके पास आ रहा हूं लेकिन एक बड़ी खबर लेकर। तेल अवीव पर हूती के हमलों का बदला। यमन में अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा अटैक। देखिए बड़ी खबर ये आपके सामने, धरती फाड़ ब्रेकिंग। यमन में हूती पर अमेरिका की बड़ी एयर स्ट्राइक दिखी है। सना में हूती के मिसाइल स्टोरेज पर अमेरिकी बमबारी हुई है। यमन में अमेरिका ने हूती पर तबाही बरसा दी है, एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी हमलों से दहल गया है यमन। सना में हूती का कमांड सेंटर तबाह हो गया। सना में यूएस सेंट्रल कमांड की भीषण बमबारी। हूती के 8 ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया है। और यमन की राजधानी पर इजरायल यूएस का ज्वाइंट अटैक। सना में हूती की मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। इजरायली हमले में मिसाइल फोर्स हेडक्वार्टर तबाह। अटैन माउंटेन के मिसाइल फोर्स हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। तो
हूती का हमला, तेल अवीव का बदला, कैसे समझिए। अमेरिका और इजरायल ने यमन में हूती पर बड़ा हमला किया। सना में हूती के मिसाइल स्टोरेज पर एयर अटैक किया। सना में हूती के मिसाइल फोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया। सना में हूती के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अटैक किए। हूती ने तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था। तो आइए जरा आपको दिखाते हैं यहां पर कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका वर्सेस हूती जो हो रहा है, जरा समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। जनरल सिन्हा, क्या समझ में आता है ये अटैक जो है और जिस इंटेंसिटी के साथ किया गया है, मकसद क्या दिखता है अमेरिका का? जय हिंद गौरव। हाँ देखिए गौरव, जो आज के दिन में सबसे बड़ा जो खतरा है वेस्ट एशिया के अंदर में, और मेरा भी ये मानना है कि हूती ने अपने को करके दिखाया है। देखिए हूती जिस तरह से आया है, वो आप ये देखिए, अमेरिका ऐसे नेशंस के ऊपर में ये कहा जा रहा है मोस्ट इंटेंस कॉम्बैट ऑपरेशंस जो चला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो अमेरिका वहां कर रहा है, अभी करेगा यमन में और कर रहा है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन शुरू हुआ था, अभी मार्क 20 एक रॉकरी क्लस्टर बम्स का वो इस्तेमाल करने के जो चाह रहे हैं वहां पर, वो कह रहे हैं कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका यूज कर रहा है अगेंस्ट हूतीज। हूतीज ने 20 आप बताइए रैपर ड्रोन को मार गिराया है, अमेरिका के रैपर ड्रोन्स को। उसने 100 टारगेटेड अटैक करके वेस्ट में किया। वो तो कर ही रहा है इजराइल के अंदर में, उसके हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स उसकी कैपेबिलिटी हो गई है। तो ऐसा लगता है कि पूरे वेस्ट एशिया में यदि, और ये खास करके रेड सी के ऊपर में, क्योंकि ये बनता है इंडो पैसिफिक का एक बड़ा हिस्सा। यदि आप इसको देखते हैं तो जो अरेबियन सी से लेंगे या पर्शियन गल्फ से लेकर के, तो आज हूती एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है पूरे विश्व के लिए। केवल वाणिज्य नहीं कि आप इकोनॉमिकली जो टारगेट कर रहा था, उसने एक तो उन्होंने जो मर्चेंट शिप्स होते हैं उसको सीज किया था, 2 को उसने डुबा दिया है। तो उसने बहुत ज्यादा एक तरह से अपनी जो एग्रेसिव स्पिरिट है उसको दिखाया है, कि कैपेबिलिटी का नजारा किया है। ये बड़ी बात कही आपने। तो हूती एक बड़ा खतरा बनता जा रहा, ना केवल इजराइल के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, बल्कि दुनिया के लिए। ये जो इंटरनेशनल वाटरवे है रेड सी, जहां से सभी शिपिंग, चाहे वो जितने भी एशियन शिप्स हों, इंक्लूडिंग इंडिया की जो शिपिंग है जो यूरोप की तरफ जाती है, वो ये हूतीज जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके अंदर वादा डाल रही है। तो ये जरूरी है कि इस वाटरवे को, इस जो चैनल है, इसको क्लियर रखने के लिए फ्री ऑफ एनी डेंजर, जो अमेरिका जहां इंग्लैंड या दूसरे नाटो कंट्रीज मिलकर कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन हमारी नेवी की भी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये जो वाटरवे है ये क्लियर रखा जाए। दूसरी बात रही ये हमले की, छोटा सा इंटरप्शन है, आपका जो फीड है वो बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, बीच में कुछ दिक्कत है, वो रुक के आ रहा है। मैं पीसीआर को कहता हूं उसको सही करें, आपको रिकनेक्ट करें, फिर हम आते हैं, फिर इस पर बात करते हैं और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता से ही बात करते हैं। लेकिन अब इस बीच एक खबर दिखा देते हैं। रेड सी में तबाह अमेरिका का फाइटर जेट, आत्मघाती हमले में FA-18 सुपर हॉर्नेट मार गिराया। हूती पर हमले के दौरान अपने ही फाइटर को मार गिराया। गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS गेटिसबर्ग ने यह अटैक किया है। हमले में 2 अमेरिकी पायलट भी घायल हुए हैं। तो देखिए कैसे रेड सी में अमेरिका का फाइटर जेट तबाह हो गया और गलती से अमेरिका के ही वहां पर USS जो वहां पर है गेटिसबर्ग, उसने ही अटैक किया। गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS हूती पर हमले के दौरान अपना ही फाइटर जेट उन्होंने मार गिराया। 2 पायलट अमेरिका के घायल हुए, जानकारी आ रही। तो रेड सी में अमेरिकी फाइटर जेट तबाह हो गया अमेरिका की खुद की गलती से। आत्मघाती हमले में FA-18 सुपर हॉर्नेट मार गिराया। USS हैरी एस ट्रूमैन से हमले के लिए उड़ा था FA-18। गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS गेटिसबर्ग से अटैक किया गया। हमले में 2 अमेरिकी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। हूती के ठिकानों पर लगातार अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है और वही ड्रिल चल रही थी। अक्टूबर 2023 से करीब 100 जहाजों पर हमले कर चुका है हूती। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जानकारी आ रही है। कमोडोर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीसीआर, प्लीज अगर जुड़ चुके बताइए। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर दत्ता के पास जाऊंगा। ब्रिगेडियर दत्ता, ये जो गलतियां तो खैर एक अलग पार्ट है, उन्होंने गलती से अपना एयरक्राफ्ट मार गिराया, लेकिन ये जो बड़ा जो मसला है, बड़ी पिक्चर है, वो है हूती वर्सेस इजराइल। ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक जाते देख रहे हैं आप? देखिए, जो तंजीमें वेस्ट एशिया में काम कर रही थी और इजराइल के खिलाफ जो काम कर रही थी, उनमें हमास को बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया गया है।
हिजबुल्ला का भी जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। तो हूथी एक ऐसी तंजीम है जिसको जो एंटी अमेरिकन या एंटी इजराइल जो ताकतें हैं वो उसको अब सामरिक तौर पे उसका समर्थन कर रही हैं। और जैसा अभी कमोडोर जीजे सिंह ने बताया कि भाई वो अमेरिका ये चाहता है, क्योंकि देखिए अमेरिका का बड़ा ट्विन मकसद है गल्फ में। पहली बात तो इजराइल को समर्थन देना, क्योंकि इजराइल अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहां धनाढ़ जो लोग हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो ज्यूज हैं। दूसरी चीज वो ये एक्सप्लॉइट करना चाहेगा कि जो भी इस एरिया का जो ऑयल है या अपनी जो डोमिनेंस है वो वहां रखना चाहेगा। तो वो ये चाहता है कि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस है, और खासकर अगर आप देखें रेड सी और मेडिटेरेनियन, जहां मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल है, तो इसको वो क्लियर रखेगा। तो अब अमेरिका का जो मेन फोकस है वो हूथी की तरफ होगा, और जो बाकी एंटी अमेरिकन जो ताकतें हैं वो भी ये चाहेंगी कि कैसे भी मतलब हूथी को साउंड बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए या एक प्रॉक्सी और हूथी के थ्रू लॉन्च किया जाए। ठीक है, बड़ी खबर आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि रूस पर यूक्रेन का फिर बहुत बड़ा हमला। देखिए, एक तरफ हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन रहकर ये बहुत हॉट हो रहा है। 48 घंटे में तीसरी बार रूस पर बड़ा अटैक किया है यूक्रेन ने। ओरियोल के ऑयल डिपो पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी हमले से रूसी ऑयल डिपो में आग लग गई। कजान की वो तस्वीरें कौन भूला है। 9/11 जैसा हमला, ड्रोन आके एक बड़ी बहुमंजिला इमारत में टकरा रहा है, निकल जा रहा है, एकदम बड़ा विध्वंस, आग का गोला। जैसा लगता है कि 9/11 का रिकैप किसी ने यहां पर कर दिया हो। लेकिन अब उसके बाद भी लगातार यूक्रेन हमले कर रहा है। रूस पर यूक्रेन ने फिर एक बहुत बड़ा हमला किया है। ओरियोल के ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने अटैक किया है। तो देखिए, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस का इलाका दहल गया है, एक और इलाका दहल गया है। रूस के ऑयल और गैस फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने। ओरियोल रिफाइनरी फैसिलिटी पर यूक्रेनी ड्रोन गिरा है। ऑयल फैसिलिटी पर अगर ड्रोन गिर जाए तो सोचिए कितना बड़ा धमाका होगा। कुछ यही दिखा है ओरियोल में, और यही बताता है कि यूक्रेन बड़ी स्ट्रैटेजिकली अपने टारगेट को चूज कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर वो हरा नहीं पा रहा है रूस को, तो मैसेज जरूर दे रहा है कि वो अभी भी ग्राउंड पर है। अब यह बड़ा सवाल है कि रूस इन अटैक्स को कैसे रोकेगा। तो यूक्रेनी हमलों से रूस दहला, कैसे दहला, और रूस में एक नई आग वाली मिस्ट्री क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस अटैक के बारे में देखिए। रूस में 48 घंटे के भीतर यह तीसरा बड़ा हमला किया गया है। रशियन मीडिया के सोर्स के से मिल रही है जानकारी। कजान, ओरियोल, कुर्स्क, 3 बड़े हमले। कैसे? यूक्रेन बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है ओरियोल, जहां पर यह ताजा अटैक हुआ है। उससे पहले यूक्रेनी बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है कजान, वहां पर ड्रोन अटैक हुआ। और यूक्रेनी बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है कुर्स्क, जहां पर जंग चल रही है, वहां भी यूक्रेन ने अटैक किया। कजान पर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जो तस्वीरें आपको टीवी 9 ने सबसे पहले कल दिखाई। कुर्स्क को हाइमार्स से हमला करके दहलाया है यूक्रेन ने। हाइमार्स जो कि वहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को कहा जा रहा है। ट्रंप के अमेरिका में सत्ता संभालने से पहले ही हमले तेज कर दिए हैं यूक्रेन ने। क्या इसका कोई कनेक्शन है? इस पर भी बात करेंगे। रूस पर हमले तेज कर उकसाने की कोशिश, यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों यूक्रेन रूस को उकसा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है। जनरल सिन्हा, कुछ समझ में आ रहा है आपको ये ताबड़तोड़ जो अटैक हो रहे हैं? और मीनवाइल हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जनरल सिन्हा, प्लीज आप बताइए। देखिए गौरव, यदि हम इसको लास्ट फेज ऑफ ऑपरेशंस कहें कि लास्ट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, ये तो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है बहुत इस समय के लिए। तो यह माना जा रहा था कि मार्च 2025 तक शायद कुछ ना कुछ जमीन के ऊपर में हालात होंगे। अभी तकरीबन 1 महीना बचा है। यदि आप ले लें कि जनवरी 20 के यदि आते हैं, उसके पहले ग्राउंड को गेन करना। देखिए, रशिया भी यही कर रहा है। रशिया जो कर रहा है सब्सटेंशियल कर रहा है। यूक्रेन जो कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास और क्या है चारा कि इन जगहों को अपने ड्रोन से, कजान कितनी दूर है, क्या वो करेगा। यदि मान लीजिए वो सिंबॉलिक यदि करता है, आज तो रशिया से यह भी खबर आई है कि कजान के ऊपर में जो आपने बताया 9/11 वाला एक दृश्य आपने
हम सब ने देखा, विश्व ने देखा, वो था जब उन्होंने शायद उसको न्यूट्रलाइज किया था, मगर टर्मिनल फेज में वाकई टकराए हैं बिल्डिंगों से। मगर आपने कहा कुर्स्क में वो हाईमार्स का यूज हो रहा है। देखिए ये तो है ही, रशिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक महीने के अंदर जो सुडजा, मेन सुडजा है, जो कुर्स्क का जो इलाका है जहां पर अभी मेजर कॉन्सेंट्रेशन है, जो सिम रिवर के ऊपर में, तो तकरीबन आप 50% ही टेरिटरी को ले पाए हैं। भले ही हम मान लीजिए रशिया और यदि यहां फ्रीज हो जाता है, इसको यूक्रेन रखे रहता है, तो क्या करेगा? या क्या वो वहां पर अपना आर्सेनिक यूज करेगा या दूसरे चीजों से कैसे निकालेगा? तो ऑपरेशंस तो और भी तगड़े होंगे। अभी तो ऑपरेशन जस्ट सिम रिवर है, सुडजा में मेजर कंसंट्रेशन है, वो तकरीबन 12 किलोमीटर है जो आपके यूक्रेन के बॉर्डर से। तो रशिया के लिए भी चैलेंजेस है। तो रशिया दो जगह और कंसंट्रेट कर रहा है। जब वो चाहता है, देखिए वो खेरसोन से वो विड्रॉ किया था, स्टैटिक विड्रॉ करके वो वेस्ट साइड में आ चुका था, ईस्ट ऑफ जो निप्रो रिवर, वो वेस्ट को छोड़ा हुआ है, उसको भी वो चाहता है। इसके पहले जपोरिजिया के केवल न्यूक्लियर प्लांट, मगर मेन टाउन जो है उसके अंदर नहीं है। अभी वो पेब्रोवस्क को तरफ जा रहा है, 1 महीना का समय है। तो मेरे अनुसार इसके पहले उसको कंसंट्रेट करना, चैलेंज दोनों। और मैं यूक्रेन को इसलिए कहता हूं कि जिस तरह से जेलेंस्की जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो हारते हुए फोर्सेस हैं, वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजिकली हम नहीं विन करने देंगे। अमेरिका भी उनको ये बता रहा है कि स्ट्रैटेजिकली रशिया को विन करने नहीं देना। मिलिटरली आप देखिए, दो चीज होता है, मिलिटरली आप जीत जाइए, जमीनें आप ले लेंगे, मगर स्ट्रैटेजिकली यदि उसको चेक बैलेंस होता है यहाँ पर, तो रशिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसके अलावा आपने देखा, आपने सीरिया में देखा, जैसे उसको टाटरस छोड़ना पड़ रहा है, ऊपर में उसका एयरबेस छोड़ना पड़ रहा है, तो ये सेटबैक है स्ट्रैटेजिकली। तो उसके ऊपर भी ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, मैं आता हूं सर इस पर। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया और रूस से जुड़ी हुई है। नॉर्थ कोरिया से रूस को हथियार सप्लाई, लगातार खबरें हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है। ट्रेन से आई है हथियारों की नई खेप। कुर्स्क की ओर हथियारों का मूवमेंट देखा गया है। कुर्स्क में बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ भी रहे हैं। बड़े पैमाने पर नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी और शेल्स की सप्लाई की गई है। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो कि नॉर्थ कोरिया से आए। तो कोमोडोर सिंह, आपको ये नॉर्थ कोरिया और रूस का कनेक्शन क्या दिखता है? ये नए वर्ल्ड ऑर्डर का ही एक सबब है जो सामने दिख रहा है, या नॉर्थ कोरिया का क्या फायदा दिखता है इसमें आपको? कोरिया और रशिया ने तो हाथ मिला रखा है। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी नॉर्थ कोरिया में, जैसे आप बता रहे थे, कुछ से अंदर उनके नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं, वो फाइट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सोल्जर की, जो फुट सोल्जर्स हैं, उनकी रशिया को दिक्कत है। और रशिया जो है वो अपनी स्ट्रैटेजिकली तो लड़ रहा है वेस्ट और अमेरिका के साथ, मगर उसके भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक तो जो नेटो है उसने उसको चारों तरफ इस तरफ घेर रखा है। अभी नॉर्थ में जो आर्टिक में अमेरिका और इंग्लैंड का जो वहां पे बेस था, वो उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, वो भी न्यूक्लियर बेस है। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि जो स्ट्रैटेजिकली वेस्ट वाले हैं, नेटो वाले हैं, अमेरिका है, उन्होंने रशिया की घेराबंदी भी कर ली है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, रशिया को हार मिली है सीरिया के अंदर, टाटूस के बाहर उनकी जितनी भी फोर्स है वो निकल चुकी है, वहां पे उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा, कुछ बेइज्जती भी हुई है। और साथ में मैं देख रहा हूं कि इसको चेक बैलेंस करने के लिए अभी पहले प्रोग्राम में, अभी जब 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे, हाइपरसोनिक मिसाइल जो हूतीज ने मारी है। मैं आप एक चीज बताना चाहता हूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल को पहली बात इनके हूतीज के पास आना जो है, ये एक मिस्ट्री है। ये अगर आई है तो सिर्फ रशिया से आ सकती है, जो थ्रू ईरान आई है। तो दूसरी बात यह है कि इसको ऑपरेट करना, इसकी सेटिंग, जब हम आम छोटी मैक्रो शिप्स के ऊपर हमने मिसाइल फायर किए, उसकी फ्यूज लगाने पड़ते हैं, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, टारगेट क्यों, बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम होता है। और यहाँ पे तो हाइपरसोनिक है। तो मैं समझता हूँ कि नाम हूती का है, मगर सप्लाइड एंड ऑपरेटेड बाय रशियन। ये बड़ी बात आपने कह दी। अभी नॉर्थ कोरिया और रशिया
अब आप कह रहे हैं हूती प्लस रशिया, ये भी देखो नाम हूती का, काम रशिया का, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर नेटो देश स्लोवाकिया के दावों से हड़कंप मच गया है। रिश्वत देकर नेटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन, ये स्लोवाकिया कह रहा है। अब क्या होगी रिश्वत? नेटो सदस्यता के लिए वोट के बदले नोट देने की कोशिश। ज़ेलेंस्की पर रिश्वत देने की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया है। और किसने लगाया है? स्लोवाकियाई प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने यह दावा करके ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया है। आइए फ्लोर ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए बड़ी खबर क्या है? नेटो एंट्री के लिए वोट के बदले नोट, रिश्वत देकर नेटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन। नेटो सदस्यता के लिए वोट के बदले रिश्वत देने की कोशिश की ज़ेलेंस्की ने, यह आरोप लगाया स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम है रॉबर्ट फिको। ज़ेलेंस्की ने 500 मिलियन यूरो देने की पेशकश की, यह कहा रॉबर्ट फिको ने। पश्चिमी देशों में फ्रीज, रूसी संपत्तियों से 500 मिलियन यूरो देने को कहा। रूस से गैस ट्रांजिट डील से इनकार करने पर यूक्रेन और स्लोवाकिया में टेंशन बढ़ गई है। ब्रिगेडियर दत्ता, ये ज़ेलेंस्की पर क्या आरोप लग गया? हालांकि यूक्रेन पर ये आरोप तो लग रहे हैं, आरोप से ज्यादा ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जितना पैसा यूक्रेन को जा रहा है, ये पैसा खर्च कहां हो रहा है? वॉर टॉर्न कंट्री है, इसलिए ज्यादा वहां से कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन ये आरोप जो ताजा लगा, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, पहले भी इस तरह के इल्जामात लगाए गए थे कि ज़ेलेंस्की साहब जो फंड्स हैं उनको मिस स्पेंड कर रहे हैं या मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जो सूरत हाल है, जिस तरह से वॉर टॉर्न कंट्री है, और अगर उसे इस चीज की जरूरत पड़ गई कि साहब मुझे रिश्वत देके नेटो की मेंबरशिप ले लेनी चाहिए, तो पहले तो अमेरिका खुद ही दे रहा था। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाहे किसी भी कीमत पे यूक्रेन को नेटो का जो मेंबरशिप है वो देगा। उसके दो कारण हैं। अगर वो उसको वो देता है तो ये एक बिल्कुल वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि रशिया अगर यूक्रेन पे अटैक करता है तो आर्टिकल 5 जो नेटो की जो ट्रीटी है उसके हिसाब से अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो अमेरिका नहीं चाहेगा। दूसरा, अभी जो जिस तरह की स्ट्रेटेजिक हेजिंग चल रही है उसमें अमेरिका विल आल्सो प्ले अ वेरी वेरी बैलेंस्ड रोल। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस बात में कोई तथ्य है ये कि वो इतना रिश्वत देना चाहते हैं। पहली बात तो उनके पास इतना पैसा है नहीं। दूसरी बात, नेटो भी, अमेरिका भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो हालात हैं उसमें अमेरिका ना निगल सकता है ना उगल सकता है। और आप देखिए कि यूक्रेन आज तीसरा साल फरवरी में लग जाएगा, खत्म हो जाएगा इस युद्ध को। तो यूक्रेन अगर सस्टेन करता है तो यकीनन वो वेस्ट की ताकतें हैं, वो अमेरिका का पैसा है। तो अमेरिका कतई ये कह रहे हैं कि अमेरिका के सोल्जर्स भी हैं, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं होती है। चलिए मैं आता हूं, इस पर बात करता हूं सर। लेकिन देखिए, इसी बीच फिर से मिडिल ईस्ट जाना पड़ेगा, सीरिया जाना पड़ेगा। यमन में तबाही की हम बात कर रहे थे, लेकिन उत्तरी सीरिया के तुर्की के टैंकों की एंट्री हो गई है। कैसे? सीरियाई शहरों में तुर्की आर्मी का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। सीरियाई शहरों में तुर्की की सेना का मूवमेंट, समझिए, सीरिया में तुर्की के हथियारों का लंबा काफिला दिखा है। उत्तरी सीरिया में सीरिया से हमलों का दावा किया गया है। एसएनए विद्रोहियों की मदद में तुर्की की सेना, ये कहा जा रहा है। तो क्योंकि कई सारे विद्रोही गुट है वहां पर, कोई इस देश से अलाइन है, कोई दूसरे देश से अलाइन है, तो तुर्की यहां पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी सीरिया में कब्जे के लिए भीषण जंग चल रही है। अमेरिका और तुर्की समर्थित विद्रोही गुट आमने सामने आ गए। 35 से ज्यादा एसएनए लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। हमले में सीरियन नेशनल आर्मी का टैंक तबाह हो गया है। एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी, अमेरिका समर्थित एसडीएफ का बड़ा दावा। तो एक तरफ एसडीएफ है, दूसरी तरफ एसएनए। एसएनए की तरफ टर्की है, एसडीएफ की तरफ अमेरिका है। तो उत्तरी सीरिया में कब्जे की जंग कैसे चल रही है, आइए जरा बिग वॉल पर मैं आपको दिखाता हूं। विद्रोहियों की लड़ाई में अमेरिका और तुर्की आमने सामने आ गए हैं। देखिए कैसे सीरिया में करीब 60% इलाकों में फ्री सीरिया आर्मी का कब्जा है। ये देखिए, ये सीरिया का मैप हम आपको दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे फ्री सीरिया आर्मी का 60% से ज्यादा इलाकों पर कब्जा है। उत्तरी इलाकों में अमेरिका समर्थित एसडीएफ का कब्जा है। तिशरीन डैम के पास तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी का हमला है। कुर्दिश लड़ाकों की मनबिज मिलिट्री काउंसिल का पलटवार, 35 से ज्यादा एसएनए सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाकों की मौत हुई है। एक टैंक को तबाह किया गया है। कौन कह रहा है? ये एसडीएफ ये दावा कर रहा है। लेकिन जनरल सिन्हा,
मुझे ये बताइए, सीरिया में ये कहा जा रहा था कि बशर अल असद के जाने के बाद एक नए युग की शुरुआत है, या तो फिर से आ गई एसएनए, या तो फिर से आ गई असद की सेना। देखिए गौरव, मैं तो हरदम कहता रहा हूं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स सारे फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। हाँ बदलेंगी, क्योंकि चेंज ऑफ रिजीम का सवाल था, तो चेंज ऑफ रिजीम हो गया। बशर अल असद साहब थे 2020 से लेकर अभी तक, उसके पहले उनके फादर थे, तो तकरीबन जो उनके 60 साल के जो कार्यकाल रहा है, इस बीच में जो बदला ये है कि टर्की, अभी आपने ये जिस तरह कवर किया, देखिए कोबानी एक इलाका है, मंजीप इलाका है, ये जो आप बता रहे थे कि एसएनए जो टर्की उसको सपोर्ट करता है, वो इस इलाके में काबिज हैं। वहां पर एसडीएफ है कुर्दिश फोर्सेस, वहां पर उस कुर्द को, जो सीरियन कुर्द है, उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ा यदि कंसर्न है टर्क में, क्योंकि टर्की में जाइएगा तो उसमें 15 से 20% कुर्द वहां रहते हैं, जिसमें पीकेके की आप बात करते हैं इंसर्जेंसी, वो 1984 से चल रही है वहां पर, और वो बहुत बड़ा खतरा है एर्दोगान के लिए। इसके अलावा 3.5 मिलियन रिफ्यूजीज हैं सीरिया से, सीरियन रिफ्यूजीज टर्की के ऊपर। तो टर्की के, मैं देखिए एर्दोगान को अच्छा नहीं मानता, मगर टर्की के अपने कंसर्न, मेजर कंसर्न है। आप ये बताइए, नॉर्थ में है, उसको टर्की की जिस तरह से भारत को भी हमारे को चिंताएं होती हैं, जिस तरह से सपोर्ट होता है, तो वो कुर्द को कैसे करेंगे? जब कुर्दिस्तान की जब बात होती है, ग्रेटर कुर्द की, जिसमें टर्की का 15 से 20% इलाका है, साउथ ईस्ट का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट के इलाका सीरिया, वो तो मोरलेस लिया हुआ है। जो यूफ्रेटिस रिवर है उसके साथ का इलाका, आपने कहा ना, बहुत बड़ा इलाका एसडीएफ के पास में है, एसडीएफ और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, जिसको अमेरिका डेमोक्रेटिक कहते हैं, मगर वो कुर्द हैं, वो थ्रेटन करते हैं पूरा टर्की को। आपने अभी खबर किया कि अभी आपने फ्रांस में बात किया, वहां पर लड़ रहे हैं एयरपोर्ट पर, हाँ एयरपोर्ट पे लड़े, तो वहां कुर्द और टर्किश पीपल के बीच में, और इसकी टेक ओवर हो सकती है। इसके अलावा इराक में ले लीजिए, ईरान में बहुत बड़ा इलाका है कुर्द, और कुर्दिश की प्रॉब्लम जो है अभी, तो ये तो हम लोग जब बात करते हैं कि ये आ गया है, ये जो चीजें हैं, उनके पास 20,000 केवल फोर्सेस हैं। आपने ये बताया जो अभी जो सीरियन फोर्सेस थे, जिसको आप अभी उन्होंने कह दिया कि ये खत्म हो गई, उन्होंने डिसबैंड कर दिया गया, वो उनके वारलॉर्ड्स भी तो है ना वहां पर। बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसको आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। बड़ी बात आप करें। देखिए, इसी बीच एक और खबर है, रूस के कई इलाकों में आगजनी और विस्फोट से हड़कंप मच गया है, जो मैं आपको बता रहा था। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक आगजनी और धमाके हो रहे हैं। ये विजुअल हमने आपको शुरू में दिखाया था और कहा था कि इसके आगे की कहानी हम आपको आगे दिखाएंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, पुलिस स्टेशन हो, बैंक हो, एटीएम हो, शॉपिंग मॉल हो, हर जगह कुछ इस तरह के हमले हो रहे हैं। एक हमलावर महिला ने एटीएम में पहले वहां कोई केमिकल छिड़का, इन्फ्लेमेबल, और फिर देखिए कैसे उसमें आग लगा दी, और कैसे वहां आग लग गया और वो खुद उस आग की चपेट में आ गई। लेकिन ये इकलौती घटना नहीं है, 24 घंटे में 13 अलग अलग इलाकों में हमला और आगजनी हुई है। अब क्या ये यूक्रेनियन स्पाइज हैं, या ये कोई डीप स्टेट है रशिया में, या लोग वहां तंग आ चुके हैं? लोग पेंशनर्स से भी जोड़ रहे हैं कि जो पेंशनर्स हैं रशिया के, वो बहुत इस वक्त वहां पर नाराज हैं वहां की सरकार से। तो कई सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही हैं। देखिए, रूस के स्टावरोपोल में विस्फोट हुआ है, फोन बूथ में भीषण धमाका हो गया। एटीएम के बाद अब फोन बूथ देखिए, फोन बूथ में पटाखे भरकर किसी ने उसको किस तरह से विस्फोट कर दिया। देखिए यहां पर सामने ये तस्वीर एक रिहायशी इलाके की है, एक फोन बूथ की है। आसपास लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, इमारतें हैं जिसमें लोग हैं। वहां पर एक फोन बूथ था, उसमें पटाखा भर दिया और फिर उसको किस तरह से उड़ा दिया, आप इस तस्वीर में देखिए। तो आपने स्टावरोपोल देख लिया, अब आइए पीटर्सबर्ग लेके चलते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी कुछ ऐसे ही हमले से सनसनी मच गई। सेंट पीटर्सबर्ग में बैंक के अंदर हमला हुआ है, बैंक के अंदर फायर क्रैकर से अटैक किया गया। यूक्रेनी समर्थकों के बैंक पर हमले की आशंका है। अब देखिए, एटीएम, फोन बूथ, बैंक, ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां आम पब्लिक आती है। ये वो जगह है जहां पर लोग, बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग वहां पर रहते हैं और उन्हीं के बीच ये सारी जगह होती हैं। अब आपको एटीएम,
फोन बूथ और बैंक के बाद जरा पुलिस का हाल दिखाते हैं। मॉस्को में पुलिस की कार पर अटैक हुआ। एक अज्ञात हमलावर ने वहां कार में आग लगा दी। आग लगाकर वीडियो बनाता दिखा वो हमलावर। देखिए, एक मॉस्को में एक गाड़ी खड़ी है बर्फ के बीच और कैसे उसके अंदर आग लगा दी एक हमलावर ने और कैसे उसका वीडियो बना रहा है वो। तो 3 तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। रूस में आगजनी की जा रही है, विस्फोट किया जा रहा है। जो पटाखे जलाए जाते हैं दिवाली पर, जो पटाखे जलाए जाते हैं क्रिसमस पर, उन पटाखों को भर भर के फोन बूथ उड़ा दिए जा रहे हैं। एटीएम में आग लगा दी जा रही है, बैंक के अंदर हमला किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन को आग लगाई जा रही है। आखिर ये लोग कौन है? कौन है जो ऐसा कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हड़कंप मचा हुआ है। रूस में आगजनी के हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। रूस के 13 इलाकों में आगजनी और हमलों की घटना दर्ज की गई है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, क्वेर में सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। बैंक, एटीएम, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर पर हमले किए गए हैं। हमलावरों को लेकर 2 तथ्य सामने आ रहे हैं। कुछ हमलावरों को इसके लिए अज्ञात फोन कॉल आए, हमलावरों को हमले के लिए पैसे दिए जाने की रिपोर्ट है और कुछ हमलावरों के यूक्रेन समर्थित गुट से जुड़े होने की आशंका है। तो कमोडोर सिंह, आपको क्या समझ में आता है, ये कौन लोग हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि ये फोन बूथ हुए, पुलिस हुआ, बैंक हुआ और एटीएम हुए, ये सबको अगर मिला के देखें तो सॉफ्ट टारगेट्स हैं। और दूसरी बात ये इसमें कहना चाहता हूं कि रशिया के अंदर भी ऑपोजिशन तो है पुतिन साहब के अगेंस्ट। और वो हम देखते हैं कि जैसे उनके पहले जो ऑपोजिशन वाले थे उनको कैसे दबा के रखा हुआ था इस गवर्नमेंट ने। और अभी हम देख रहे हैं क्योंकि हालात कुछ खराब हैं, उनके वेटरन्स जो हैं रशिया के वो भी नाराज हैं। क्योंकि कुछ भी कहा जाए कि पिछले 3 साल के अंदर फरवरी 22 से लेकर आज तक जो रशिया की आर्मी है वो कमजोर तो हुई है। 3 साल तक लड़ रहे हैं और कहीं भी वहां कोई भी ऐसी मौका नहीं या समा नहीं आया जिसके अंदर वो अपने आप को रीग्रुप या अपने आप को दोबारा कंसोलिडेट कर पाए। यहाँ तक कि पहले पहाड़े के वो ले रहे थे फाइटर्स वहीं चचेनिया से। सर ये जो आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा सर, समय कम है, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर ताइवान से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखानी। 10 सेकंड में पूरी कर लीजिए सर अपनी बात। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनके डोमेस्टिक एक्टर्स हैं जो कि इंस्टिगेट किए गए हैं। यूक्रेन का कोई रोल नहीं दिखता आपको? सपोर्ट दी गई है बाय वेस्ट, उनको सपोर्ट वेस्ट नेटो की जो सीक्रेट एजेंसी वो दे रही है ऑपोजिशन। ओके, नेटो और वेस्ट की सीक्रेट एजेंसीज इन हमलावरों को सपोर्ट दे रही है, ये यहाँ पर एक बड़ी लाइन दिखती है। लेकिन इसी बीच देखिए आते हैं ताइवान। एक बड़ी खबर है, ताइवान के नजदीक चीन की बड़ी सैन्य हलचल देखने को मिल रही है। ताइवान स्ट्रेट में 11 चीनी सैन्य विमानों का मूवमेंट देखा गया है। ताइवान बॉर्डर के नजदीक पहुंचे हैं 6 चीनी नेवल शिप। चीन के 8 विमानों ने पार की है मध्य रेखा, ये ताइवान कह रहा है। ताइवानी एयर स्पेस के बेहद नजदीक पहुंच गए चीनी विमान। चीनी सेना के मूवमेंट पर ताइवान अलर्ट हो गया है। वैसे चीन अक्सर इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन इस बार इसको थोड़ा अलग बताया जा रहा है क्योंकि 8 विमान हैं जिन्होंने मध्य रेखा पार की। शिप उनके ताइवान स्ट्रेट के बिल्कुल पास पहुंच गए। आप लगा कि किसी भी समय चीन के ये विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुस जाएंगे। और क्या ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है चीन? क्योंकि खबर कुछ ऐसी आ रही है, ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है चीन। ताइवान पर कब्जे की तैयारी में जुट गया है चीन। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट यह कह रही है, उस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, ताइवान की नाकाबंदी कर हमले की तैयारी कर रहा है चीन, यह अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट कहती है। तो क्या ताइवान पर हमला करेगा चीन? आइए जरा देखते हैं इस बारे में फ्लोर ग्राफिक्स क्या कहते हैं। चीन की सेना ताइवान पर हमले की तैयारी कर रही है। ताइवान पर हमले के लिए 4 तरह की तैयारी कर रहा है चीन। ताइवान की नाकाबंदी कर रहा है चीन। ताइवान स्ट्रेट में सैन्य घेराबंदी बना रहा है चीन। आसमान और समंदर से एक साथ हमले की तैयारी है। सीमित बल अभियान यानी कंट्रोल्ड फोर्स, एक वहां पर एक ये मिशन होगा उसका। संयुक्त गोलाबारी और हमले की तैयारी। 2025 में ताइवान पर अचानक हमले की प्लानिंग है, ये एक रिपोर्ट कहती है यूएस की। ताइवान न्यूज भी इस बात को बता रहा है, वो भी इसका सोर्स है। लेकिन एक और बड़ी खबर, अमेरिका से चीन की सीधी जंग की चेतावनी भी दी गई है। अमेरिका को चीन की डायरेक्ट वार्निंग, ताइवान की रेड लाइन ना पार करे अमेरिका, ये कहा है चीन ने। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए कुछ भी करेंगे, चीन का यह कहना है। ताइवान को अमेरिकी सैन्य मदद से चीन भड़क गया है।
जैसा अक्सर उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।